नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक में। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार राज्य में जातीय जनगणना हो रहा है। कई लोग जातीय जनगणना के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को खारिज करके ये कह दिया कि आप चले जाइए पटना हाई कोर्ट, क्योंकि आपकी याचिका वहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन एक बहस भी उन्हीं याचिकाओं से छिड़ गया। जातीय जनगणना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, ये बातें उसी में से एक याचिका से आता है। लेकिन चलिए साथियों, आज इसका उत्तर हम देंगे। बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। पहले चरण की जातीय जनगणना इस वक्त चल रही है, जो कि 31 मई तक चलेगी, जिसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। दूसरे चरण की जातीय जनगणना उप जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। यानी दूसरे चरण की जो जातीय जनगणना होगी, उसमें आपकी सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न जानकारी, आपकी उप जातियों की जानकारी जुटाई जाएगी। एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में कहा गया था कि बिहार में हो रही जातीय जनगणना की प्रक्रिया संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, क्योंकि उन जनगणना का विषय संविधान की 60वीं अनुसूची की पहली सूची में आता है। इसलिए इस तरह की जनगणना करवाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस जनहित याचिका में यह कहा गया कि 1948 के जनगणना कानून में जातिगत जनगणना करवाने का कोई नियम नहीं है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका दायर करने वाले लोगों से वो अपनी अपील लेकर पटना हाई कोर्ट चले जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नहीं सुना। भारत में जब आप जातीय जनगणना का इतिहास देखिएगा, तो भारत में जातीय जनगणना का इतिहास 1872 से शुरू होती है। 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना करवाई गई है, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। यानी 1931 में भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी। ऐसे जातीय जनगणना 2011 में हुई, लेकिन उस जानकारी को पब्लिक नहीं किया गया। उसके पीछे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। पहली जो जनगणना हुई, उसमें बस 2 ही जातियों का जाति के आधार पर जनगणना की गई थी, एससी और एसटी। इन्हीं दोनों को पहले जनगणना में, जाति आधारित जनगणना में, पहली जनगणना में इन लोगों की गिनती की गई थी। इसके अलावा किसी भी जाति के जाति आधार पर जनगणना नहीं की गई थी। 1951 के बाद जितने भी जनगणना हुई, उसमें भारत सरकार ने एक बार भी जातीय जनगणना नहीं करवाया। जातीय जनगणना की इस मसला को भारतीय सरकार शायद छूना नहीं चाहते। उसके तब से भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातीय जनगणना से परहेज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले से जुड़े मामला में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातीय जनगणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने 1951 में एक बार जातीय जनगणना करवाया था, लेकिन एससी और एसटी के उसके बाद से भारत सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया कि अब हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। उसके बाद 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय दल उभरे, और इन क्षेत्रीय दलों का ये जो क्षेत्रीय दल थे, वो किसी खास जाति के आधार पर उभरे। इसके बाद से जातिगत जनगणना की मांग शुरू हो चुकी थी। इन दलों ने राजनीतिक तथाकथित ऊंची जातियों के वर्सेस को चुनौती देने के साथ ही तथाकथित निचली जातियों को सरकारी संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू कर दिया। साल 1989 में भारत सरकार ने सामाजिक और शिक्षा के रूप में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन गठन किया। तो मंडल कमीशन कब गठित किया गया, अगर ये सवाल कई बार आता है, तो मंडल कमीशन 1979 में गठित की गई। उसके बाद 1980 के दशक में क्षेत्रीय दल उभरे। उसके बाद जातिगत राजनीति की भी शुरुआत हो जाती। मंडल कमीशन ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को 1990 में जाकर लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। जातिगत जनगणना की मांग तब से शुरू हुई जब क्षेत्रीय दल उभरे। क्योंकि जातीय जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ा था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लगे। आखिर साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की, तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए राजी हो गई। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति के नाम पर जनगणना करवाई गई, लेकिन इस प्रक्रिया को हासिल किए गए
जाति से जुड़े आंकड़े को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी इस डाटा को तो जुटा लिया गया जाति के आधार पे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसे पब्लिक नहीं किया। उसके बाद ये डाटा कभी पब्लिक नहीं हो सका। 2011 में, यानी आखिरी बार जब जनगणना हुई थी ना, तब जाति के आधार पे, सामाजिक आधार पे जनगणना हुई थी। यानी अंतिम बार जनगणना में जाति और सामाजिक आधार पर पूछा गया था आपका जाति क्या है, ये 2011 में, जो कि देश के स्तर पे हुई थी। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। 2015 में कर्नाटका में भी जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन इसे भी पब्लिक नहीं किया गया। अब बिहार सरकार भी जातिगत जनगणना करवा रही है, लेकिन यकीन रखिए आगे ये भी डाटा पब्लिक नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसमें बिहार के 500 करोड़ रुपए जरूर खर्च हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार जातीय जनगणना को इसलिए पब्लिक नहीं करना चाहता है क्योंकि उस सरकार को पता होता है उसके बाद उस राज्य का या देश का माहौल किस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद जो जाति के लोग ज़्यादा होंगे या जो जाति के लोग ज़्यादा पिछड़े होंगे वो अपना आरक्षण के बात करने लगेंगे। इसलिए जातीय जनगणना तो 2011 में कांग्रेस की सरकार भी करवाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पब्लिक नहीं किया था। इसी से आप समझ जाइए। लेकिन 2022 जुलाई 2022 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद को ये बताया कि 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने का कोई योजना नहीं है, कोई भी सरकार इतना बड़ा खर्चा तो नहीं उठाएगी कि वो सामाजिक आर्थिक आधार, वो जो सामाजिक हो या आर्थिक आधार पे कौन जाति पिछड़ा है वो डाटा पब्लिक डोमेन में डाल दे। आपको बताते कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने क्या बताया था वो बातें आपको बताती। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक याचिका दायर हुई, उसमें जब केंद्र सरकार से पूछा गया कि आप जाति जनगणना के आंकड़े जो 2011 में हुए थे उसे आप क्यों पब्लिक नहीं कर रहे, तो केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया। साल 2021 में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा था कि साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना करवाई गई थी उसमें कई खामियां हैं और इसमें जो आंकड़े हासिल हुए वे गलतियों से भरे हुए, यानी जो आंकड़ा जो डाटा सरकार ने 2011 में कांग्रेस की सरकार ने जुटाई थी वो आंकड़ा में कई गलतियां थी और इस कारण से वो उन आंकड़ों को केंद्र की सरकार पब्लिक नहीं कर सकती है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके वर्तमान के नरेंद्र मोदी सरकार ने बताया। जो पिछली सरकार ने जातीय जनगणना की थी उस जनगणना में कई ऐसी गलतियां थी जिसके कारण वो उस जनगणना के आंकड़े को, उस जनगणना में किए गए जातीय जनगणना को पब्लिक नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने इतना जरूर बता दिया कि 1931 में पहली जनगणना में देश में कुल जाटों की संख्या 4147 थी। वहीं 2011 में जातीय जनगणना के बाद देश में जो कुल जातियों की संख्या निकली ना वो 46 लाख से अधिक थी। 2011 में की गई जातीय जनगणना के मिले आंकड़ों को महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए केंद्र सरकार ने कहा, जहां महाराष्ट्र के आधिकारिक तौर पे SC और ST और OBC के आने वाले जातियों की संख्या 494 थी, वहीं 2011 की जातिगत जनगणना में इस राज्य की जातियों की संख्या 4,28,677 पाई गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2011 की जो जातीय जनगणना हुई थी, जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें जातीय जनगणना में कितनी खामियां पाई गई, कितनी गलतियां पाई गई। साथ ही केंद्र सरकार ये भी बता दिया कि जातीय जनगणना करवाना प्रशासनिक रूप से काफ़ी कठिन है। इसके पीछे के जो रीजन दिए जाते हैं कि कई जातियों की उपजाति भी होते हैं, उन जातियों को गिना जाता है, उससे पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि ये जाति के लोग इसी जाति से आते हैं। इसके अलावा 2015 में कर्नाटका में भी जातीय जनगणना की गई थी, लेकिन आंकड़ा तो कभी पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं और आगे भी जो बिहार सरकार कर रही है उसके भी पब्लिक डोमेन में आंकड़ा आने की उम्मीद काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जातीय जनगणना पर पैसा तो बर्बाद हो रही है, लेकिन ये आंकड़ा क्या वाकई पब्लिक डोमेन में आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो जातीय जनगणना के पक्ष में वो लोग क्यों जातीय जनगणना चाहते हैं, उनका मानना क्या उनके अनुसार जातीय जनगणना के क्या लाभ होगा, ये हम आपको बताते हैं। जनगणना करवाने से जो आंकड़े मिलेंगे उन्हें आधार बनाकर सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज को उन तबकों तक उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। यानी जातीय जनगणना करवाने से इस जाति की आबादी में इतने % गरीब है तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक सही तो आंकड़ा तो मिल जाएगा कि इस जाति में इतनी % गरीब है, उस जाति को आरक्षण दी जाएगी। ये भी एक आप कह सकते हैं कि इस जाति की आबादी अगर
मान लेते जनगणना के मुताबिक पाया गया कि इस जाति में ज़्यादा गरीब है तो उस जाति के लोगों को आरक्षण दी जाती। इसके साथ ही अगर जाति जनगणना होती है तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि समाज का किस तबका के पास सबसे अधिक संसाधन, यानी समाज के किस जाति के लोगों के पास सबसे अधिक संसाधन है और कौन से जाति के लोग वाकई पिछड़े हैं। ये बातें भी जातिगत जनगणना से पता लग जाएगा। जनगणना है इसके लाभ भी बताए जा रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि किस जाति के लोगों के पास सबसे अधिक संसाधन है, किस जाति के लोग सबसे अधिक सरकारी नौकरियों में हैं, किस जाति के लोग अधिक शिक्षित है, किस जाति के लोग इस देश में सबसे ज़्यादा विकसित है, किस जाति के लोगों के पास सबसे ज़्यादा धन है। लेकिन इसका दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकता है कि जातियों के बीच एक आपसी लड़ाई भी देखने को मिलेगी। जब पता चल जाएगा कि फलाना जाति के लोग सबसे अधिक सरकारी नौकरी में है तो वो क्या करे, तब उसके बाद क्या होगा, फिर विरोध प्रदर्शन होंगे और कहेंगे उस जाति को आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं, वो जाति के लोग तो इतने प्रतिशत सरकारी नौकरी में है। इसके बाद ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं देश में एक जातीय लड़ाई भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं ना, वो जातीय जनगणना करवाएंगे और उसका नतीजा आपको बिहार जैसे राज्य में मिलते हैं। बिहार तो राजनीति के प्रयोगशाला है। बिहार वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। संपूर्ण क्रांति के बारे में कभी बताऊंगा। तो उस क्रांति की शुरुआत बिहार की धरती से हुई थी। उसी बिहार से अब जातीय जनगणना भी शुरू हो गई। क्या जातीय जनगणना बिहार के हित में है? क्योंकि बिहार जैसे राज्य जहाँ जातीय राजनीति पहले से ही चरम पर है, उस राज्य में अगर जातिगत राजनीति होती है, जातीय जनगणना होती है, तो कहीं ना कहीं उस राज्य को नुकसान भी हो सकता है। एक बात और बताना चाहते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है वो पीछे हट जाता है। अगर मान लेते कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस कहता है हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बीजेपी विपक्ष में आ जाती है तो वो जातीय जनगणना की बात कर। बीजेपी जब सत्ता में जाती है, यानी वर्तमान में सत्ता में बीजेपी, तो वो जातीय जनगणना से पीछे हट जाती है। जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा रहेगी, जिसकी आबादी ज़्यादा रहेगी, वो कहेगा हमें आरक्षण दे। यानी जिसकी आबादी ज़्यादा है, मान ले बिहार में की बात करें तो वहाँ जिस जाति की आबादी ज़्यादा है तो वो कहेगा कि मुझे सबसे अधिक आरक्षण की जरूरत है क्योंकि मेरी जाति की आबादी अधिक है। उत्तर प्रदेश में जिस जाति की आबादी अधिक है वो ये कहेगा कि मेरी जाति की आबादी अधिक है, इसलिए आरक्षण पर मेरा अधिकार सबसे अधिक है। यानी जातीय जनगणना होता है तो उसके कई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। इसलिए केंद्र में किसी की भी सरकार रहे वो पीछे तो हटेगा ही। अगर मान लेते हैं कि जातीय जनगणना होती है तो किसे लाभ होगा? क्षेत्रीय दल जो है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, वो क्षेत्रीय दल उभरेंगे क्योंकि ये क्षेत्रीय दल किसी जाति के आधार पे अपना राजनीतिक दल बनाए हैं, उभरेंगे। साथ में बीजेपी जो है वो नीचे चली जाएगी क्योंकि बीजेपी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। इस कारण से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को भी होगा, कांग्रेस पार्टी को भी होगा, यानी जो राष्ट्रीय दल है उन्हें नुकसान हो जाएगा अगर जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पे हो जाती। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, अगर वहाँ पर भी आंकड़े पब्लिक हो जाएंगे तो उसके बाद देखिएगा बिहार जैसे राज्यों से बीजेपी की खात्मा शुरू हो जाएगी और कांग्रेस जैसे पार्टियों को, शायद बिहार में कांग्रेस की कोई वजूद बची भी नहीं, बीजेपी की वजूद है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि क्षेत्रीय दल उभरेंगे। तब फलाने जाति के व्यक्ति कहेगा हम फलाने जाति के नेता हैं, हमें आरक्षण में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दीजिए क्योंकि हमारी आबादी सबसे अधिक है। वो कहेगा हमारे जाति के लोग सबसे पिछड़े हैं, आप ही लोग सारे संसाधन ले लीजिएगा। ये कैसे हो जाएगा? मुख्यमंत्री भी आपकी जाति का होगा, ऐसा नहीं होगा। तब ये भी मांगे उठेगी कि मेरी जाति की आबादी ज़्यादा है तो मेरे जाति का मुख्यमंत्री हो। ये परिस्थिति भी देश में देखने को मिलेगी। इसलिए जातिगत जनगणना से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो उन दलों को होगा जो राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी को नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि केजरीवाल भी जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को तो आप कह सकते हैं राज्यों से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस के लिए यह हाल हो जाएगा कि जिन राज्यों में थोड़ी बहुत भी बजट बची है वो बजट भी समाप्त हो जाएगा। यानी जातीय जनगणना का ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हमारा संविधान कहता है कि सभी के लिए राइट बराबर है, सभी को बराबर के अधिकार दिए गए। लेकिन आज भी इस देश में सच्चाई है कि अमीर लोग जो होते हैं वो समाज में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो पिछड़ी रहते हैं, जो वंचित होते हैं ना, जो गरीब तबके के होते हैं ना, वो पीछे चले जाते हैं। उन्हें आरक्षण का भी बेनिफिट नहीं मिलता है जो पिछड़ी जाति के होते हैं। आज भी एसटी या एससी में आप देखेंगे ऐसे कई
पिछड़ी जाति के लोग हैं जो आज कई ऐसे काम करने के लिए मजबूर है जो वो 100 साल पहले भी करते थे, फिर आरक्षण देने का क्या लाभ है? यहाँ पर आप देखेंगे कि आरक्षण का भी एक समीक्षा करनी चाहिए। आरक्षण पर मैं आऊँगा किसी दिन, आरक्षण पर भी वीडियो बनाऊंगा और उस दिन बताऊंगा कैसे आरक्षण एक ही परिवार के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता गया और उस परिवार के लोग तो अमीर बन गए, लेकिन उस जाति के लोग अमीर नहीं बन सके, क्योंकि आरक्षण बस कुछ अमीर लोगों को मिल रहा है। उस खास जाति में भी है ना, मान लेते उस जाति में 20% आबादी है, तो उस जाति में अगर आप जितने आरक्षण दिए उसका फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो उस जाति में अमीर है, जो गरीब है उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी आरक्षण का जो पैटर्न है इस पर भी सवाल होता है। कई बार कहा जाता है कि आरक्षण की समस्या होनी चाहिए। हम आएंगे अगले वीडियो में, आपको आरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं ना, इसके कुछ बेनिफिट है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। जिस मतलब आप कह सकते हैं कि अगर जातीय जनगणना होती है, डाटा पब्लिक होती है, तो इसके बाद देश की परिस्थिति शायद कुछ और हो जाए, देश की स्थिति कुछ और हो जाए। जातीय समीकरण के आधार पर जो जाति सबसे ज़्यादा आबादी होगा वो कहेगा मुझे आरक्षण दीजिए। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आरक्षण का जो हमने चैप्टर खोला था ना, वो चैप्टर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।